मेरे प्रिय छात्र, आई डॉक्टर माधुरी गुप्ता इज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट VVSD गर्ल्स कॉलेज, जसपुर नगर, CG। मैं आज आप लोगों को केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगी। यह जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स के BA सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट पेपर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फर्स्ट यूनिट से संबंधित है। केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताने से पहले मैं इसके पृष्ठभूमि के संबंध में आपको थोड़ी जानकारी दूंगी, क्योंकि द केन्सियन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द criticism of the classical theory of employment and it is the product of Great Depression of 1930s। अर्थात जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत था उसकी आलोचना पर केन्स का रोजगार का सिद्धांत आधारित है। और दूसरी बात कि 1930 यानी 1930 में जो महान मंदी अमेरिका से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल गई, उसी के बाद इस सिद्धांत को दिया गया, यानी कि उसी का यह सिद्धांत उपज है। जैसा कि हम देखते हैं 1930 में जब महान मंदी अमेरिका से शुरू होकर पूरे विश्व में फैली, उस समय जब क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के क्लासिकल थ्योरी को प्रतिष्ठित सिद्धांत को जब लागू किया गया था तो क्या हुआ, वो फेल हो गया। JB सेज लॉ ऑफ मार्केट, सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। और यह जो नियम था वह प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का सेंटर पॉइंट था। इस नियम को जब लागू किया गया तो यह नियम फेल हो गया। अर्थात उस समय बाजार में सामान भरे हुए थे, लेकिन लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं था, आय नहीं थी और वो खरीद नहीं पा रहे थे। अतः सेज लॉ ऑफ मार्केट की सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करेगी, यह फेल हो गया। और साथ ही उनका यह कहना था कि सरप्लस उत्पादन यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन नहीं रहता है, सभी उत्पादन का खपत हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अतिरिक्त जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत था क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वह कुछ ऐसी मान्यताओं पर आधारित था जिसकी कि केन्स ने कड़ी आलोचना की। फॉर एग्जाम्पल, यह जो सिद्धांत था वो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर की मान्यता पर आधारित था। अर्थात क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का यह कहना था कि जब भी संतुलन प्राप्त होगा वह फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार के स्तर पर प्राप्त होगा। साथ ही एक लेसेज फेयर इकोनॉमी में सरकार को आर्थिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उसको बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये केन्स ने इसकी आलोचना की और कहा कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि जो हम संतुलन प्राप्त करें वो फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार के बिंदु पर ही प्राप्त हो। पूर्ण रोजगार के बिंदु के पहले भी हम संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे उसने लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा। किसने? केन्स ने। इसके अतिरिक्त केन्स ने कहा कि नहीं, एक लेसेज फेयर इकोनॉमी में भी सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। सरकार को क्या करना पड़ेगा? विनियोग करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो या नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो, सरकार को इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। भले वो गड्ढा खुदवाए, पत्ता भरवाए, फिर गड्ढा खुदवाए, फिर पत्ता भरवाए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करे, लोगों को रोजगार दे। इससे क्या हुआ कि लोगों की रोजगार मिलने से उसकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ने से फिर रोजगार बढ़ेगी। और एक क्षेत्र का उत्पादन, एक क्षेत्र का रोजगार दूसरे सेक्टर के लिए वो डिमांड का काम करता है, फिर उस सेक्टर में भी उत्पादन रोजगार बढ़ेगी। इसी प्रकार एक सर्कल चलेगा और इस सर्कल से आर्थिक विकास को क्या होगा? गति मिलेगी। साथ ही इसी से धीरे धीरे मंदी दूर होगा। वास्तव में जब इस सिद्धांत को लागू किया गया तभी 1930 की मंदी धीरे धीरे दूर हुई और आर्थिक विकास को गति मिला। 1936 में केन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश हुई थी, जिसमें उसने अनेक सिद्धांत की व्याख्या की, जिसमें थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक प्रमुख सिद्धांत था।
केन्स के अनुसार रोजगार का स्तर किस पर निर्भर करेगा? इफेक्टिव डिमांड यानी प्रभावपूर्ण मांग पर। यदि प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगी, और रोजगार बढ़ेगी तो लोगों का आय भी बढ़ेगा। अतः इफेक्टिव डिमांड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन बाय केन्स। यानी केन्स के रोजगार सिद्धांत का जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या है? प्रभावपूर्ण मांग। इसीलिए डेडले डिलार्ड ने कहा कि द लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अतः हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो केन्स द्वारा दिया गया उसे हम द थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के और भी नाम है, जैसे द थ्योरी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, थ्योरी ऑफ एग्रीगेट इनकम, द थ्योरी ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। क्यों? क्योंकि जो टोटल डिमांड है वो टोटल इनकम के बराबर होता है। टोटल इनकम जो है वो वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट के बराबर होता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम जानते हैं कि यह एक साइकोलॉजिकल, यह एक फंडामेंटल लॉ है कि जितनी आय बढ़ती है उतनी कंजम्पशन, उपभोग नहीं बढ़ता है, बल्कि आय की तुलना में, आय के अनुपात में उपभोग क्या है? कम बढ़ता है। अतः इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? एक गैप उत्पन्न होता है। इस गैप को भरने के लिए जरूरी है कि विनियोग किया जाए, अन्यथा यदि विनियोग नहीं किया गया तो क्या होगा? प्रभावपूर्ण मांग में, इफेक्टिव डिमांड में कमी आ जाएगी, जिससे कि मांग कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार भी कम लोगों को मिलेगा, बेरोजगारी फैलेगी। अतः जरूरी है कि आय और उपभोग के बीच का जो अंतर है उसको विनियोग के द्वारा क्या किया जाए? भरा जाए। इफेक्टिव डिमांड, इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग को हम शॉर्ट में यह भी कह सकते हैं कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम एट सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि रोजगार के एक निश्चित स्तर पर जो भी उत्पादन होता है, चाहे वो कंजम्पशन गुड्स हो या कैपिटल गुड्स हो, उसमें जो कुल हम खर्च करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावपूर्ण मांग। Now come to the next point. प्रभावपूर्ण मांग इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या है? केन्स के रोजगार सिद्धांत का सेंटर पॉइंट क्या है? प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग दो फैक्टर्स पर निर्भर करता है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, यानी कि कुल मांग क्रिया और कुल पूर्ति क्रिया। जैसे कि पहला हम लेंगे, फर्स्ट है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, कुल मांग क्रिया। कुल मांग क्रिया क्या है? जैसा कि डेडले डिलार्ड ने कहा है, एग्रीगेट डिमांड प्राइस फॉर द आउटपुट ऑफ एनी गिवन अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द टोटल सम ऑफ मनी और प्रोसीड्स विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस व्हेन दैट अमाउंट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। कहने का मतलब यह है कि रोजगार के एक निश्चित स्तर पर जो उत्पादन होता है उसको बेचकर उत्पादक जिस आय को प्राप्त करने की आशा जिस मूल्य को प्राप्त करने की आशा करता है उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड प्राइस। क्वाइट नेचुरल, स्वाभाविक है कि क्या रोजगार के विभिन्न स्तर पर जो एग्रीगेट डिमांड प्राइस होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। और इस प्रकार इसकी जब हम एक सूची बनाएंगे तो इसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल या एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। आइए फिर हम इसको रिपीट करते हैं। जैसा कि हम आपको बोले कि डेडले डिलार्ड ने क्या कहा कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है? रोजगार के एक निश्चित स्तर पर, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर जितनी भी वस्तु का उत्पादन हुआ है उसको बेचकर जो मूल्य प्राप्त करने की आशा करता है कौन? उत्पादक। उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड प्राइस। और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या है कि रोजगार के विभिन्न स्तर पर क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड प्राइस अलग अलग होगा। और इसकी जब हम एक सूची बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल या एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। इसी को डेडले डिलार्ड ने कहा है कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज ए शेड्यूल ऑफ द वेरियस अमाउंट ऑफ मनी विच द एंटरप्रेन्योर्स इन एन इकोनॉमी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट एट वेरिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। एग्रीगेट सप्लाई, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है कि रोजगार के एक निश्चित स्तर पर
जितने उत्पादन हुए, उत्पादक प्रोड्यूसर उस उत्पादन को बेचकर एक निश्चित राशि अवश्य प्राप्त करना चाहेगा। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अतः यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादक को अवश्य मिलना चाहिए। क्वाइट नेचुरल, स्वाभाविक है कि जिस प्रकार एग्रीगेट डिमांड फंक्शन था, उसी प्रकार रोजगार के विभिन्न स्तर पर जो विभिन्न एग्रीगेट सप्लाई प्राइस होगा, उसकी जब हम एक सूची बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल या एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। जैसा कि डिलार्ड ने कहा फिर कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज ए शेड्यूल ऑफ द वेरियस अमाउंट्स ऑफ मनी विच द एंटरप्रेन्योर इन एन इकोनॉमी मस्ट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट एट वेरिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है। शॉर्ट में हम कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या है? टोटल रिसीव्ड या टोटल एक्सपेक्टेड रिसीव्ड। और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या है? टोटल कॉस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जिस बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एक दूसरे को काटते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है? प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु। और इसी बिंदु पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का निर्धारण होता है और जो उत्पादक का जो एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है, यानी कि जिस लाभ की वो उम्मीद करता है, वो क्या होता है? अधिकतम होता है। ये एक बार फिर हम आपको रिपीट कर दें कि वो बिंदु जहां पर कि कुल मांग क्रिया और कुल पूर्ति क्रिया एक दूसरे को काटती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु। और इस बिंदु पर यह बिंदु क्या होता है? संतुलन का बिंदु होता है। और यहीं पर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का निर्धारण होता है और उत्पादक का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो क्या होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। अब हम इस सिद्धांत की व्याख्या डायग्राम के द्वारा करेंगे। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है, ई बिंदु पर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एक दूसरे को काट रहे हैं। अतः इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट कितना निर्धारित होगा? ON। और हमारा रिसीप्ट और कॉस्ट, आय और लागत कितनी है? OM। ई बिंदु संतुलन का बिंदु है। ON अतः एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार का स्तर कितना होगा? संतुलित रोजगार का स्तर ON। ON1 संतुलित रोजगार का स्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है N1 और O, N1 वो क्या है? आय है। और लागत कितनी है? N1P। लागत से आय ज्यादा है उत्पादक को, इसीलिए उत्पादक अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होगा और वो अधिक उत्पादन करेगा, वो दाहिने ओर जाएगा। कितना लागत से आय ज्यादा है? PO। और ई बिंदु पर वो फिर पहुंचेगा। ON2 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी संतुलित रोजगार का स्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आय कितनी है? N2Q। और लागत कितनी है? N2R। लागत आय से ज्यादा है, यानी QR हमारा क्या हो रहा है? हानि हो रही है। इसलिए यहाँ पर उत्पादक क्या करेगा? उत्पादन नहीं करेगा। वो कहाँ तक उत्पादन करेगा? ON लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट तक ही, जहां पर कि ई बिंदु क्या है? संतुलन का बिंदु है। आइए एक बार फिर हम आपको समझा दें। ई बिंदु संतुलन का बिंदु है, जहां पर कि ASF और ADF यानी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एक दूसरे को काट रहे हैं। अतः संतुलित रोजगार का स्तर या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना निर्धारित होगा? ON। और आय और लागत कितनी होगी? OM। ON1 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट संतुलित रोजगार का स्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आय कितनी है? N1O। और लागत कितनी है? N1P। लागत से आय ज्यादा है, PO। इसलिए यहाँ पर उत्पादक और भी अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होगा और वो ऊपर की ओर जाएगा। ON2 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी संतुलित रोजगार का स्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लागत कितनी है? N2R। और आय कितनी है? N2Q। अतः
Q1 जो है वो क्या है, QR जो है वो क्या है, हानि है। लागत से आय कम है, QR हानि है, अतः यहाँ पर उत्पादक को हानि हो रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्पादक क्या करेगा, इतना वो रोजगार नहीं देगा बल्कि ON लेवल तक ही वो रोजगार देगा। संक्षेप में ON क्या है, संतुलित रोजगार का स्तर है, और OM क्या है, लागत और आय है। और इस प्रकार ई बिंदु पर जो वो प्रॉफिट कमाएगा प्रोड्यूसर उत्पादक, वो क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। केन्स ने क्या माना था कि शॉर्ट पीरियड में एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या होगा, कुल पूर्ति क्रिया स्थिर प्राय रहेगी। अतः शॉर्ट पीरियड में अल्पकाल में प्रभावपूर्ण मांग ही जो है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, वो ही क्या है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ही मुख्य रूप से रोजगार का निर्धारण करेगा और इसी के द्वारा आय प्राप्त होगी। यानी कि अल्पकाल में क्या है कि अल्पकाल में क्या हुआ था कि केन्स ने यह मान लिया था कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या है, स्थिर प्राय स्थिर रहता है, इसलिए अल्पकाल में रोजगार का स्तर और आय किस पर निर्भर करेगा, रोजगार का स्तर और आय किस पर निर्भर करेगा, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पर। इस प्रकार केन्स ने रोजगार सिद्धांत की व्याख्या की। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डिमांड यानी प्रभावपूर्ण मांग का महत्व क्या है। फर्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि केन्स ने कहा कि प्रभावपूर्ण मांग पर ही रोजगार का स्तर और आय निर्भर करेगा। प्रभावपूर्ण मांग अधिक होगा तो उत्पादन बढ़ेगी, रोजगार आय बढ़ेगी, और यदि ये कम होगा तो प्रभावपूर्ण मांग कम हुआ तो रोजगार भी कम होगा, आय भी कम होगी। रेपुटेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट थीसिस। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का क्या मान्यता था कि जब भी संतुलन प्राप्त होगा वो क्या होगा, पूर्ण रोजगार के स्तर पर होगा। लेकिन केन्स ने कहा कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हम प्राप्त करें, हम लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी पूर्ण रोजगार के नीचे भी संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे उसने लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा, जो कि पूर्ण रोजगार से नीचे के स्तर पर भी प्राप्त हो सकता है। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसा कि केन्स ने कहा कि जब भी आय बढ़ेगी तो उपभोग उससे कम बढ़ता है, अतः इन दोनों के बीच जो गैप रहता है, जो गैप रहेगा उसको विनियोग से भरना जरूरी है, अन्यथा प्रभावपूर्ण मांग, रोजगार, उत्पादन, आय में कमी आ जाएगी। एंड नेक्स्ट, द पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी इन द मिड्स ऑफ पोटेंशियल प्लेंटी, यानी कि संपत्ति के बीच निर्धनता। हम देखते हैं कि जब आय बढ़ती है तो क्या होता है, उपभोग बढ़ता है, लेकिन आय के अनुपात में उपभोग कम बढ़ता है। साथ ही तब ये क्या होता है, बचत बढ़ती है, जो गैप होता है वो क्या होता है, बचत हो जाता है। रिच क्लास में बचत की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, उपभोग की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है, जबकि निम्न वर्ग में या गरीबों में बचत की प्रवृत्ति कम और उपभोग की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जब बचत की प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो क्या होता है कि इससे प्रभावपूर्ण मांग में कमी आएगी, और प्रभावपूर्ण मांग में कमी आने से क्वाइट नेचुरल की उत्पादन में, रोजगार में, आय में कमी आएगी। इस प्रकार संक्षेप में इफेक्टिव डिमांड के निम्नलिखित प्रमुख महत्व है। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन शॉर्ट हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बराबर क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन बराबर क्या होगा, नेशनल इनकम। ये किस पर निर्भर करेगा, इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग पर। प्रभावपूर्ण मांग के दो फैक्टर्स है, कौन कौन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। केन्स ने यह मान लिया था कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या है, अल्पकाल में स्थिर रहेगी, इसलिए मुख्य रूप से इफेक्टिव डिमांड किस पर निर्भर करेगा, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन पर। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन दो बातों पर निर्भर करता है, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन दो बातों पर निर्भर करेगा, अमाउंट ऑफ इनकम और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अमाउंट ऑफ इनकम को अल्पकाल में केन्स ने स्थिर मान लिया था, इसलिए उसने कहा कि कंजम्पशन फंक्शन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करेगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि उपभोग प्रवृत्ति पर। उपभोग प्रवृत्ति दो प्रकार के होते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल, नेक्स्ट कम टू द
नेक्स्ट पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है, विनियोग फंक्शन जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दो बातों पर निर्भर करेगा, सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट्स और एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट दो बातों पर निर्भर करता है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी को अल्पकाल में केन्स ने क्या है, स्थिर मान लिया था उसके अनुसार डिमांड फॉर मनी पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्भर करेगा। डिमांड फॉर मनी मुद्रा की मांग तीन कारणों से होती है, लेन देन के उद्देश्य से ट्रांजैक्शन मोटिव, सावधानी के उद्देश्य से प्रिकॉशनरी मोटिव एंड सट्टेबाजी के उद्देश्य से स्पेकुलेटिव मोटिव। केन्स ने स्पेकुलेटिव मोटिव को ज्यादा महत्व दिया और कहा कि जो मुद्रा की मांग को कौन विशेष प्रभावित करता है, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए जो मुद्रा की मांग होती है, यानी कि सट्टे के लिए जो मुद्रा की मांग होती है। नाउ एट द एंड कम टू द पॉइंट क्रिटिसिज्म, आलोचना। हम जैसा कि पहले आपको बता चुके थे कि केन्स का सिद्धांत क्या है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसकी आलोचना पर आधारित थी। लेकिन उसकी आलोचना पर आधारित होने का मतलब यह नहीं है कि केन्स का सिद्धांत क्या है, आलोचना से परे है। इसकी भी आलोचना की गई, जो कि मेन आलोचना क्या है, निम्नलिखित है। पहला, नॉट जनरल थ्योरी। नॉट जनरल थ्योरी मतलब यह एक सामान्य सिद्धांत नहीं है। जैसा कि हम आपको बताएं, केन्स का थ्योरी का नाम क्या था, क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यानी कि द जनरल थ्योरी एक सामान्य सिद्धांत है। सामान्य सिद्धांत कहने का मतलब है कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या अल्प विकसित अर्धविकसित की अर्थव्यवस्था हो या मिक्स अर्थव्यवस्था हो, सभी में यह समान रूप से लागू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में जितनी सफलतापूर्वक केन्स का सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लागू होता, उतना सफलतापूर्वक यह अर्धविकसित या विकासशील देश में नहीं होता। इसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कमियां और अन्य विशेषताएं अलग अलग है, जिसके कारण यह जो सिद्धांत है केन्स का, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा सफलतापूर्वक लागू होता। और चूंकि 1930 की जो मंदी है वो अमेरिका से शुरू होकर क्या था, पूरे विश्व में फैला था, और अमेरिका वगैरह देश क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, और उसी को ध्यान में रखकर यह सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन। केन्स की मान्यता भी कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे केन्स ने यह माना था कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी होगा और साथ ही परफेक्ट कंपटीशन बाजार में पाया जाएगा। लेकिन क्या आज आप दुनिया में देखते हैं कि कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है? क्या कोई ऐसा देश है जिसका दूसरे देश के साथ संबंध नहीं है? नहीं। और दूसरी बात कि परफेक्ट कंपटीशन वास्तव में बाजार में नहीं पाया जाता। बाजार में वास्तव में क्या पाया जाता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ